हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। आज हमारा आवाज़ थोड़ा ऐसा ही रहेगा तो एडजस्ट कर लेना भाई, और ऑडियो वीडियो तो क्लियर होगा। गुड इवनिंग सभी के लिए। जो बच्चे हमारे लाइव आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं, जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक है। फिर ये धमर ताप का प्रभाव, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, लास्ट तक बने रहोगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम धातुओं के लिए। धातुओं के लिए सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, धातुओं के लिए डाल लिया भाई सभी ने हेडिंग। चलिए चलिए, तो देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने, R बराबर ml अपॉन NE² ए टाउ, वैद्युत प्रतिरोध वाला। सभी बच्चों ने पढ़ा है या नहीं, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो। शायद सभी ने पढ़ा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो किसी मेटल की बात आती है तो धातु का जो द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसे रहेंगे बच्चा, कांस्टेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, तो उसका जो द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ये दोनों वैल्यूज हमारी कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर मेटल्स। लेकिन अगर यहां पर किसी चालक की बात आती है, किसकी बात आती है? किसी चालक की। तो किसी चालक के लिए, किसी कंडक्टर के, देखो मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं भाई, चालक ही तो होते हैं। तो किसी चालक के लिए उसकी जो लंबाई है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसका जो क्षेत्रफल है, ये भी कैसे हो जाएंगे बच्चों, कांस्टेंट। अगर मैं किसी मेटल की बात करता हूं, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई है, उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, ये भी कैसे होंगे, कांस्टेंट। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अब यहां पर R रह गया और यहां पर आपका टाउ रह गया, तो हमारा जो रिलेशन निकल के आता है R प्रोपोर्शनल 1 टाउ, ये निकल के आएगा बच्चों। ध्यान से समझो कि एक चीज को रटने की कोशिश मत करना। देखो अगर हम किसी मेटल, किसी धातु के लिए बात करते हैं, तो धातु का जो द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ये राशियां कैसी रहेंगी भी, कांस्टेंट। अगर किसी मेटल की बात हो रही है तो, अगर वो भाई मेटल सभी कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, तो किसी चालक के लिए चालक की जो लंबाई है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और चालक का जो क्षेत्रफल है बच्चों, ये भी कैसी हो जाएंगी, कांस्टेंट। अब R और टाउ आपके यहां रह जाते हैं, तो R प्रोपोर्शनल टाउ, कहने का मतलब यह है, अतः किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध श्रांतिकाल, टाउ यहां पर क्या है, श्रांतिकाल, श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक एक चीज समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश करोगे सारी चीजें बेटा रट नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया कि R जो है वो टाउ पर डिपेंड कर रहा है, मतलब वैद्युत प्रतिरोध जो चालक का होगा वो टाउ की क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर टाउ का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, और टाउ का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। यही तो निकल के आ रहा भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो, रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। बट अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा 11th का फॉर्मूला है, टाउ बराबर होता है बेटा लैम्डा अपॉन VRMS। फॉर्मूला याद रखना, जहां VRMS क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग। VRMS बच्चों क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, पूरा नाम लिख लो, वर्ग माध्य मूल वेग। ओके बच्चों, और लैम्डा के बारे में तो सभी बच्चे जानते हो भाई, माध्य मुक्त पथ है लैम्डा के हमारे यहां पर, माध्य मुक्त पथ। ओके, ये फॉर्मूला 11th का है, ये आपके 12th में नहीं है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं भी, हो जाता है। अब ये वैल्यू मैं यहां पर इस टाउ की जगह लगा दूंगा, इसलिए R बराबर 1 अपॉन टाउ की जगह लगा दोगे तो लैम्डा अपॉन VRMS, तो लैम्डा आपका नीचे आ जाएगा और VRMS आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो भाई R बराबर आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आ चुका है। R बराबर क्या बच्चों, VRMS अपॉन लैम्डा। सभी को दिख रहा है बच्चा पार्टी यहां तक? R बराबर आप लोगों को दिखा है यहां तक? R बराबर क्या आपका, VRMS अपॉन लैम्डा। बट ये भी 11th वाला फॉर्मूला है भाई, बट VRMS प्रोपोर्शनल अंडर रूट
T, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, मेटल्स के लिए बात हो रही है, चालक के लिए बात हो रही है, अगर यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ेगा। और आप यहां पर क्या देख रहे हो, R बराबर VRMS अपॉन लैम्डा। जब भाई VRMS का मान बढ़ रहा है तो वैद्युत प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, यस और नो। जब VRMS, आप इसके अकॉर्डिंग क्या देख रहे हो, अतः स्पष्ट है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम ताप को बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ेगा तो वर्ग माध्य मूल वेग भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और हमने यहां पर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, R बराबर VRMS अपॉन लैम्डा। जब आपका VRMS बढ़ रहा है तो R भी बढ़ेगा, वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जल्दी से बताओ यस और नो, यस और नो, बढ़ेगा ना भाई, चलिए बढ़ेगा। तो यहां पर लिखोगे अतः ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। प्रतिरोधकता मैंने बता दिया भाई, विशिष्ट प्रतिरोध को कहते हैं, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। तो ये पहला पॉइंट है किसी मेटल। अब देखो ताप बढ़ने पर जो भी मेटल होगी हमारी, जो भी हमारा चालक होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाल लिया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। जब VRMS बढ़ रहा है तो R भी बढ़ेगा। और जब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो बराबर R इंटू A अपॉन L, जब वैद्युत प्रतिरोध बढ़ रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का मान भी बच्चों बढ़ जाएगा। रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करो। मैंने एक एक पॉइंट बहुत धीरे धीरे प्यार से समझाया है। M एवं E कांस्टेंट होंगे किसी धातु के लिए, किसी मेटल के लिए, ये समझ आ गया। अब मेटल्स भी हमारी चालक होती है। अगर मैं किसी चालक की बात करता हूं तो बेटा चालक की जो लंबाई है, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चालक का जो क्षेत्रफल है बच्चों, ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, R बराबर ml अपॉन n स्क्वायर टाउ। अब सारी चीजें कांस्टेंट होगी, केवल R और टाउ रह गया। तो यहां पर हमने देखा R प्रोपोर्शनल क्या था बेटा, 1 अपॉन टाउ। यहां तक समझ में आया। यहां पर मैंने लिखा कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है, समझ आया। बट हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, टाउ बराबर लैम्डा अपॉन VRMS। क्या पढ़ा है बच्चों, टाउ बराबर लैम्डा अपॉन VRMS। VRMS क्या है हमारे यहां पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग। लैम्डा क्या है, माध्य मुक्त पथ, जो कि आप अपने इसी चैप्टर में पढ़े हो माध्य मुक्त पथ के बारे में। क्लियर हो गया। R बराबर हमारी फॉर्मूला आ गया। जब हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो R बराबर आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर एक और फॉर्मूला होता है जो कि 11th का ही है कि जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो टेम्परेचर के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अगर हम यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो VRMS का मान बढ़ेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ेगा। जब वर्ग माध्य मूल वेग आपका बढ़ रहा है तो भाई वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और जब आपका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ रहा है तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, रो बराबर R इंटू A अपॉन L। जब आपका प्रतिरोध बढ़ेगा तो इससे प्रतिरोधकता पर भी इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। ये हमारा पहला पॉइंट है बच्चों, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट करना चाहते हो। वैसे जो पेड बच्चे हैं उनको ये एप्लीकेशन में ऑलरेडी मिल गया होगा, बस यहाँ पर आपको समझने की जरूरत थी। पहला पॉइंट क्लियर है तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो कि सर हमको क्लियर है। जल्दी से बताओ बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो। और देख लेना। दूसरा पॉइंट डालो बेटा मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुएं आप लोग जानते होंगे शायद कुछ बच्चे, दो या फिर दो से ज्यादा धातुएं हैं उनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो उसको कहते हैं मिश्र धातुएं। ठीक है, जैसे पीतल है, पीतल भी क्या है आपका, मिश्र धातु है। अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैंने बता दिया। अगर हम मिश्र धातुओं के लिए बात करते हैं भाई तो मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, लेकिन इनकी प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होती है वो धातुओं की अपेक्षा कैसी होगी, कम होगी। भाई मिश्र धातु है, किसी सिंगल मेटल की बात नहीं हो रही, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को अगर आपस में मिक्स कर दें उसको मिश्र धातु कहा जाता है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी। एक और फॉर्मूला आप लोग यहां पर लिख लेना, किसी चालक के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ना वो पॉजिटिव होता है। तो RT बराबर हमारी फॉर्मूला रह जाता है R0 1 प्लस अल्फा T। ये मेटल्स के लिए होता है। तो धातुओं के लिए अल्फा जो है वो पॉजिटिव होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेने यहाँ पर। ठीक है बच्चों,
दूसरा पॉइंट मिश्र धातु के लिए, तो यहां पर आपको केवल लिखना है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन इनकी प्रतिरोधकता में वृद्धि धातुओं की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है। ठीक है बच्चों, धातुओं की अपेक्षा कम होती है, धातुओं की अपेक्षा कम होती है। तो आप ये सेकंड पॉइंट बचा मिश्र धातुओं के लिए लिख लेना सभी बच्चे। पहला पॉइंट आप लोगों ने समझा धातुओं के लिए, पूरा मैंने आपको अच्छे से समझाया। उसी तरीके से जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुओं का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, लेकिन इनकी प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होगी वो धातुओं की अपेक्षा कैसी होगी बच्चों? कम होगी। बस इस पर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आपको कुछ रामायण कुछ लिखना नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट भाई, अर्धचालकों के लिए। कुछ बच्चे शायद अर्धचालक वाली कंडीशन जानते होंगे। अर्धचालकों के लिए तो देखो, अर्धचालक का वैसे फिजिक्स में लास्ट जो चैप्टर है पूरा का पूरा हम सेमीकंडक्टर्स आपको वहां पर पढ़ाते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जो विद्युत धारा का प्रवाहन है वो चालकों से कम लेकिन अचालकों या कुचालकों से अधिक होता है, उनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक कहते हैं। अब जो हमारे अर्धचालक होते हैं ना, इन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बहुत कम। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बच्चों? बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है, समझ लो सारी चीजों को, ठीक है। लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है या इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? इनके बीच पाए जाते हैं सहसंयोजक बंध, जिनको इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। परमाणु आपस में किससे मिलकर मतलब जुड़े रहते हैं भाई? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो जब इनको गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ पर अर्धचालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ जाती है। समझना सारी चीजों को। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी भाई? बढ़ गई। पहले क्या था? जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जब इनका ताप बढ़ाया जाता है तो इनके बीच जो सहसंयोजक बंध, जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, कोई भी एटम है इनके बीच साझा होता है और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। जब ये प्लग हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो गए। भाई एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आपके अलग हो रहे हैं भाई। एक कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से दो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनके बीच जो सहसंयोजक बंध पाया जाता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बच्चों क्या होती है? काफी संख्या में बढ़ जाती है। और आपने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R बराबर ml/ne² एटा। यहां पर n और r के बीच रिलेशन क्या है? r प्रोपोर्शनल क्या है? 1/n। यस और नो? जब बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इस सेमीकंडक्टर के अंदर, n का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब n बढ़ेगा तो r क्या होगा? जल्दी से बताओ। जब n बढ़ रहा है तो r भाई ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि घटेगा। r का मान क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घट जाएगी। इनकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? घट जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं काफी संख्या में, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर की वजह से काफी संख्या में सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ चुकी है, हमारे पास रिलेशन आ रहा है R प्रोपोर्शनल 1/n। जब n का मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक R का मान कम हो जाएगा। R का मान क्या होगा बच्चा, वैद्युत प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, जिससे प्रतिरोधकता भी घट जाएगी। तो यहां लिख सकते हो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घट जाएगी, ताप बढ़ने पर घट जाती है। ठीक है। और एक और पॉइंट यहां पर आप नीचे लिख लेना, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक, जो अल्फा आपने पीछे देखा था ना, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव। तो आपने पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा था, RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी, तो यहां पर हो जाएगा RT बराबर R01 माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है भाई, ये अर्धचालकों की बात हो रही है, इसमें आपको रटना कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों का वैद्युत प्रतिरोध घट जाएगा। जब वैद्युत प्रतिरोध घट रहा है तो इसकी प्रतिरोधकता भी घट जाएगी। तो यहां लिख सकते हो स्पष्ट है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स या फिर ताप बढ़ाने पर, स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का वैद्युत प्रतिरोध घट जाएगा, जिससे प्रतिरोधकता भी घट जाएगी, लेकिन वैद्युत चालकता, क्योंकि आप सभी जानते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं या फिर वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, तो वैद्युत चालकता, लेकिन वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, जब वैद्युत प्रतिरोध घट रहा है तो वैद्युत चालकता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत मुझे पता है आप लोगों को हो सकता है, तो रटने की कोशिश मत करो। मैंने शुरुआत में आपसे क्या बोला था कि अगर हम सेमीकंडक्टर्स या फिर अर्धचालक की बात कर रहे हैं तो अर्धचालकों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो भाई मेटल्स में भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान की वजह से, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी भी चालक में धारा का प्रवाहन होता है, आपको पता होगा। लेकिन जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, बहुत कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन जब हम इन सेमीकंडक्टर्स का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके बीच काफी संख्या में होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो काफी संख्या में टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों, टूट जाते हैं। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड किससे मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, तो जब ये टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया। तो काफी संख्या में इन कोवेलेंट बॉन्ड की टूटने की वजह से काफी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो जाते हैं उस सेमीकंडक्टर के अंदर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर क्या है, बढ़ चुकी है। अब हम एक रिलेशन अगर देखें R और N के बीच, जब N का मान बढ़ गया तो भाई R का मान आप लोग जानते हो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहां पर निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसमें जो काफी संख्या में कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से काफी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ चुकी है, इसी वजह से वहां पर जो वैद्युत प्रतिरोध है बच्चों वो कम हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोधकता भी घट जाएगी। कब, जब हम अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो एक तो पॉइंट मैंने आपको यहां पर यह समझा दिया। दूसरा मैंने यहां पर बोला कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, उनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो नेगेटिव होता है। जो मेटल्स होते हैं उनके लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए
प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है तो RT बराबर R0 1 माइनस अल्फा टी। यहां पर यह है कि अगर आप टेम्परेचर यहां पर बढ़ाओगे तो भाई R का मान यहां पर घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। जब प्रतिरोध का मान घट रहा है तो प्रतिरोधकता भी घटेगी, क्योंकि R बराबर रो बराबर क्या होता है R इंटू ए अपॉन एल। जब R का मान घट रहा है तो भाई रो का मान भी घटेगा, ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास। तो यहां पर आपकी जो वैद्युत प्रतिरोध घट गया जिसकी वजह से प्रतिरोधकता भी घट जाएगी, लेकिन वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध का मान घट रहा है तो वैद्युत चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है बच्चों। गुड इवनिंग महेंद्र बंजारा, जय श्री राम भाई। चलिए यहाँ तक देख लो सभी बच्चे एक बार जल्दी से, और मेरे को कमेंट करो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं, उम्मीद करता हूँ तीनों पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे भाई। ठीक है, यहां पर हमने मेटल्स के लिए बात की, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने मिश्र धातुओं के लिए, तीसरा अर्धचालक। तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो सभी बच्चे जल्दी से बता दो भाई कि सर हमको यहां तक सब कुछ क्लियर है। ज्यादा टिपिकल पॉइंट्स नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर सबको। परिपथ, ओमीय परिपथ, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओमिक सर्किट्स। तो जैसा आप नाम से ही इसके प्रतीत हो रहा है कि ओम्स लॉ के ऊपर ही आधारित होगा। ठीक है, तो यहां लिखोगे ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओके, और जो ओमिक सर्किट्स होते हैं ना, जो ओमीय परिपथ होते हैं, एक और चीज याद रखना, इनके लिए जो VI ग्राफ होता है, यहां लिख लो, ओमीय परिपथों के लिए, ओमीय परिपथों के लिए VI ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ठीक है, एक सरल रेखा होती है। तो अगर मैं यहां पर I और V इनके बीच एक ग्राफ खींचूं फॉर ओमिक सर्किट्स, ठीक है, तो हमें ये एक सीधी रेखा इस तरीके से प्राप्त होती है। आप इस सीधी रेखा पर कहीं पर भी चले जाइए, वहां पर R का मान हर एक जगह पर कांस्टेंट निकल के आएगा। कहीं पर भी आपका जहां पर मन करता है आप वहां पर जा सकते हो। तो जो भी सर्किट्स ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उनके लिए VI ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये ओमीय परिपथों की बात हो रही है भाई। तो जितने भी आपके चालक तार होते हैं सभी ओमिक सर्किट्स के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, और एक और यहाँ पर कंडीशन निकल के आती है अन ओमीय परिपथ वाली, चलिए उसको भी समझ लीजिए। अन ओमीय परिपथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नॉन ओमिक सर्किट्स। नाम ही सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ये। ठीक है, तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, पालन तो करते हैं पर थोड़ा बहुत। ठीक है, वही लिखोगे यहां पर, ऐसे परिपथ। आज भाई थोड़ा सा कम बोलना पड़ेगा मेरे को, आवाज देख रहे हो पूरा बैठा हुआ है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, अंदर से आवाज निकल नहीं रहा, सच्ची बता रहा हूँ भाई। बड़ा फिर कहते हो सर आप क्लास नहीं ले रहे हो, इसी वजह से मैं अपने आपको पूरा प्रिपेयर करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, अंदर से पूरा जोर लगाना पड़ रहा है कि मैं तेजी से निकल सके आवाज, बट फिर भी नहीं निकल रही यार बट वो कोई नहीं, चलता है। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, पूर्णतः पालन नहीं करते, क्या कहलाते हैं बच्चों, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, कहलाते हैं। यहां पर एक और लाइन लिख लेना, अनओमीय परिपथों के लिए अनओमीय परिपथों के लिए VI ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती। ठीक है, एक सीधी रेखा
नहीं होती। टॉर्च का बल्ब है, डायोड वाल्व है, ये सभी नॉन ओमिक सर्किट्स होते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए बनाना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप से बना सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया आई, इधर ले लिया वी, और ये कुछ सीधा ना होकर कुछ इस टाइप से, ये वी आई ग्राफ है फॉर नॉन ओमिक सर्किट्स। ओके, अब देखो अनओमीय परिपथों के लिए प्रतिरोध तो ज्ञात कर नहीं सकते भाई, तो इनके लिए हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये क्या होता है मैं ये खुद से बताने वाला हूं, ठीक है। सपना पटेल, मुझे तुम आज ही दिखाई दे रहे हो बहुत टाइम बाद, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लेके तुमको टोका भाई, ठीक है। सर ग्राफ फिर से बता दीजिए। चलिए मैं ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ दोनों ग्राफों को, ठीक है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये है अनओमीय परिपथ के लिए। दोनों में अंतर क्या है, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। अनओमीय परिपथ, और अगर मैं ओमीय परिपथ का ग्राफ खींचूं, आई वी, ठीक है, वी आई। अब देखो दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा बच्चों। देखो अगर मैं सपोज करो यहां पर बात करता हूं 1 एम्पियर है, यहां 2 एम्पियर है, यहां 3 एम्पियर है, इधर 1 वोल्ट, इधर 2 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर प्रतिरोध निकालूं कि कितना होएगा, या फिर आगे जाके मैं इस वाले पॉइंट पर कहीं पर भी, ठीक है ना, सीधी सीधी लाइन खींचोगे तो एकदम एक्यूरेट निकल के आएंगी। वो मैं डेड डैश करके ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सीधी लाइन खींच लें कुछ इस टाइप से, पीली वाली को हटा देना आप लोग, लो ऐसे करके खींच लो, कुछ इस टाइप से आपको ये डायग्राम बनाना है। अब मैं 3 पॉइंट्स आप देख रहे हो, 1 2 और 3, और इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर मैं R1 R2 R3 निकालू कि यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध और यहाँ पर प्रतिरोध कितना होगा। तो R1 बराबर क्या होगा, V1/I1, अर्थात V1 कितना 1/1 कितना आ गया 1 ओम। R2 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा 2/2 V/I, V2/I2 कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1 ओम। अगर मैं R3 निकालूं तो V3/I3 बराबर 3/3 इज इक्वल टू 1 ओम। आप तीनों जगह पर क्या देख रहे हो कि प्रतिरोध का जो मान है वो एक जैसा है, ठीक है। ये केवल और केवल ओमिक सर्किट्स में हो सकता है। जो सर्किट्स ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए ही आर का मान कांस्टेंट निकल के आएगा। तो लौंग इलायची खा लो, आवाज ठीक, हाँ चलिए मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आई विल ट्राई। चलिए भाई पहले इतना देख लीजिए सभी। एक मैंने ये वाली कंडीशन बना ली, एक मैंने यहां पर बना ली। अब देखो यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पर 1 वोल्ट हो सकता है, आगे जाके यहाँ पर 2 एम्पियर होएगा, बट यहाँ पर वोल्टेज आपको कुछ और रहेगा, कुछ भी हो सकता है, 2.5 हो सकता है। आगे जाके यहाँ पर मान लो 3 एम्पियर है, बट हो सकता है यहाँ पर आपका 3.5 वोल्ट हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वी आई ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं है, नहीं का मतलब क्या है भाई, नहीं का मतलब क्या है कि अगर वी आई ग्राफ एक सीधी रेखा होती तो फिर V/I का मान हर एक जगह पर कांस्टेंट निकल के आएगा, बट वो सीधी ना होकर क्या है, कर्व शेप है। तो इसका मतलब यह है कि V और I का जो मान है हर एक जगह पर कांस्टेंट निकल के नहीं आने वाला, ठीक है। R1 का मान के चलिए आपका 1 ओम आ गया, R2 का आपका 1 नहीं आएगा, 1.5 आ सकता है फॉर एग्जाम्पल। R3 का मान हो सकता है 3i, हर एक जगह पर डिफरेंट आएंगी ये वैल्यूज निकल के। तो ये होता है अनओमीय परिपथों के साथ। अनओमीय परिपथों के लिए कभी भी वी आई ग्राफिक सीधी रेखा नहीं होती। और अब इनके लिए हम वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात नहीं करेंगे तो क्या ज्ञात करते हैं, तो यहां पर आप एक नोट पॉइंट डाल लेना सभी बच्चे। अनओमीय परिपथों के लिए, अनओमीय परिपथों के लिए क्या ज्ञात करते हैं जानते हो, गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। इसका एक नाम याद रखना, गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो जो हमारे ओमिक सर्किट्स होते हैं भाई उनके लिए तो हम लोग वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, लेकिन जो नॉन ओमिक सर्किट्स हैं, लेकिन जो हमारे अनओमीय परिपथ हैं उनके लिए क्या ज्ञात करेंगे, इस पर अंडरलाइन कर लेना सभी बच्चे, गत्यात्मक प्रतिरोध। अब ये क्या होता है, ठीक है,
चलिए मैं आगे एक और डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सभी बच्चे पहले तो हेडिंग डाल लो गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, दोनों में अंतर होता है वैद्युत प्रतिरोध और गत्यात्मक प्रतिरोध में। इस चीज को याद रखना। गुरु जी हम कोशिश करेंगे, कोशिश मत करना खा लेना। चलिए हर्ष तिवारी ठीक है, मैं बोल दूंगा कि मेरे को ये चीज़ें दे दी जाए। ठीक है, लौंग और क्या बोला, लौंग इलायची। ओके चलिए तो यहाँ लिख लो अनोमीय परिपथ की बात हो रही है भाई। ठीक है, सभी को पता है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अनओमीय परिपथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये लिखो अनओमीय परिपथ में, अनओमीय परिपथ में। अब देखो नॉन ओमिक सर्किट्स आपने समझ लिया क्या होते हैं, समझ लिया ना। अनओमीय परिपथ में वीआई ग्राफ पर, वीआई ग्राफ पर दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, परिवर्तन ये क्या होता है। देखो अभी मैं यहां पर एक डायग्राम लेके आपको सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोशिश मत करना। ठीक है, तथा इसके संगत, तथा इसके संगत विद्युत धारा में परिवर्तन, विद्युत धारा में परिवर्तन के अनुपात को, परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध, ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल आर। ठीक है, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और इसी से आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमारा मान के चलिए इलेक्ट्रिक करंट है इधर साइड हमारा विभव है। अब यहाँ पर हमें एक सीधी रेखा तो प्राप्त नहीं होती। अब देखो इस वाले वीआई ग्राफ पर कोई भी दो बिंदु आप ले सकते हो। एक बिंदु हमने ये ले लिया, एक बिंदु हमने ये ले लिया। ठीक है, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। अब इसके संगत यहाँ पर धारा होगी, ये आपकी I1 है, और इसके संगत यहाँ पर धारा आपकी होगी, इसका I2 है। इसके संगत यहाँ पर जो विभवांतर है वो आपका V1 है, इसके संगत यहाँ पर जो विभवांतर है वो आपका V2 है। ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब अगर हम यहाँ पर गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर V2 माइनस V1, मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें से आपको ये घटाना है, और यहाँ पर ये जो I2 है ये ज़्यादा होगी, इसमें से इसको घटाना है। तो V2 माइनस V1 बटे I2 माइनस I1, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, जो आप लोगों को याद रखना है। कैसे निकाला वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर आप ये नहीं कि R1 R2 अलग अलग निकालो, दो बिंदु यहाँ पर हमको लेने पड़ेंगे। दो बिंदुओं के बीच जो विभव में परिवर्तन है, जब यहाँ से यहाँ V2 में से V1 घटाओगे ये क्या निकल के आएगा, डेल्टा V विभव में परिवर्तन, और I2 में से I1 घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, इसके संगत धारा में परिवर्तन, वोल्टेज के संगत धारा में परिवर्तन। यही मैंने लिखा है कि अनओमीय परिपथ में VI, ये जो ग्राफ है भाई क्या है, VI ग्राफ है। VI ग्राफ पर दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु आपने देखे, ये पहला है ये दूसरा है, दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन। यहां पर आपका विभव V1 है, यहां पर विभव V2 है। V2 माइनस V1 करेंगे, विभव में परिवर्तन निकल के आ जाएगा, विभव में परिवर्तन, तथा इसके संगत धारा I1 है, इसके संगत धारा I2 है। तो इसके संगत विद्युत धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध या स्मॉल r कहते हैं। और फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ चुका है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी भाई, रटना नहीं है, समझना है इन चीजों को। कितना रटोगे भाई फिजिक्स में। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बोल दो यस सर यहां तक क्लियर है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर ना किया हो, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी बच्चे। कोई भी बच्चा कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर, 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर
तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। 3 मिली एम्पियर धारा बहती है चालक ओमीय है या अनओमीय? चालक ओमीय है या अनओमीय? अनओमीय। इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। उसी टाइप का आगे भाई, ठीक है, बात वही है। हमको जो चीज़ें समझनी है वो इससे भी समझ में आ जाए। कीजिए लिखा हुआ लास्ट में, ठीक है। चलिए अब देखो इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम इस पहली वाली कंडीशन के लिए वैद्युत प्रतिरोध कह सकते हो भाई, और इस दूसरी वाली कंडीशन के लिए, इसके लिए आप R1 ज्ञात करो, इसके लिए आप R2 ज्ञात करो। अगर हम यहाँ पर, अगर ये आपका नॉन ओमिक सर्किट है तो हम यहाँ पर क्या करते, R बराबर V2 माइनस V1। अगर वो गत्यात्मक प्रतिरोध कहता तो I2 माइनस I1। सबसे पहले यहाँ पर R1 अगर आप निकालोगे तो R1 बराबर क्या है, V1 अपॉन I1। V1 कितना आपका 50 और I1 कितना 2 मिली एम्पियर, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3। इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, 50 गुणा 10 की पावर 3 बटे 2। तो उसे आप इसको काटोगे 25 बार कट गया, तो 25 गुणा 10 की पावर 3 ओम, या फिर आप इसको लिख सकते हो 25 किलो ओम, ठीक है। अगर R2 का मान भी इतना ही आया जितना R1 का आया है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ओमीय परिपथ है। क्या है ये, ओमीय परिपथ है। लेकिन अगर R2 का मान R1 से अलग आया तो क्या बोलेंगे, ये हमारा अनओमीय परिपथ है। तो इसके लिए हम R2 निकालेंगे। R2 बराबर V2 अपॉन I2। V2 कितना बच्चा 60 और I2 कितना है 3 मिली एम्पियर, तो 3 इंटू 10 दी पावर माइनस 3। इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, तो 60 इंटू 10 दी पावर 3 बटे 3 से आप इसको काटोगे 20 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 20 इंटू 10 दी पावर 3 ओम, या फिर मैं कह सकता हूँ 20 किलो ओम। तो ये कैसा सर्किट है, R1 और R2 के मान कैसे आ रहे हैं बच्चों, अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि ये क्या है हमारा चालक क्या है, चालक अनओमीय है। चालक क्या बच्चों, अनओमीय है, ठीक है। और यहां पर अगर वो हमसे गत्यात्मक प्रतिरोध निकालता तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, V2 माइनस V1 60 माइनस 50 बटे I2 माइनस I1 3 माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3। तो 60 में से 50 गया 10 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, गुणा 10 की पावर 3। ये आपका ऊपर चला जाता, 10 गुणा 10 की पावर 3 ओम, या फिर 10 किलो ओम हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। अगर वो कहता कि गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात करो तो ऐसे करके बच्चों हम इसका गत्यात्मक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो चालक है, जो भी कंडक्टर हमको दे रखा है, ये कैसा है, ये अनओमीय है। ये ओमीय नहीं है, अनओमीय है। ओमीय होता तो R1 और R2 के मान कैसे निकल के आते बच्चों, सिमिलर या समान निकल के आते। बट आप यहां पर देख रहे हो कि R1 का मान 25 आ रहा है तो R2 का मान 20 आ रहा है। इसी वजह से ये जो चालक है हमारा कैसा है, अनओमीय। और अनओमीय परिपथों के लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, सभी को पता है गत्यात्मक प्रतिरोध, जो कि मैंने यहाँ पर आपको निकाल के समझा भी दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं रहना चाहिए यहाँ तक, तो बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, जल्दी से बता दो। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। आज देखो आपका फिजिक्स का टेस्ट हुआ था 4 बजे से, उसमें लड़कियों की हालत फिर से गंभीर थी भाई। लड़कियों थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, तुम्हारी हालत देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है हमको, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत कर लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लड़कों से कब तक तुम लोग पिछड़ते रहोगे ये बताओ भाई, अच्छा थोड़ी ना लगता है। चलिए जल्दी से बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना बच्चों। सर थोड़ा इधर है लेकिन दिख नहीं रहा, 1 मिनट किधर, अच्छा थोड़ा हमारा कैमरा डिस्टर्ब हो गया, चलो मैं ये करवा दूंगा कल सही। चलिए अभी देख लो मैंने लिख दिया है, मतलब पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। अंत से एक नई शुरुआत होती है। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पड़ा, धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
मिश्र धातुओं पर क्या पड़ेगा, अर्धचालकों पर क्या पड़ेगा। उसके बाद बच्चों हमने अवमीय और अनोमीय परिपथ इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना, फिर डायग्राम मैंने इनको डिस्कस किया आप सभी के साथ, फिर मैंने आपको गत्यात्मक प्रतिरोध पढ़ाया जिसके ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको दिया और ज़्यादातर बच्चों ने इस न्यूमेरिकल को कर भी लिया था। तो ये सेशन तो बच्चों मैं यहीं पर ख़त्म करूंगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, किलोवाट घंटा के बारे में। कल का सेशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी बच्चे 7 बजे टाइम से आ जाया करो, टाइम से, ठीक है, जरूरी है अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। देखो 90 प्लस तो स्कोर करवा के रहेंगे, उसकी टेंशन ना लो, बट आप लोगों को उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बिना मेहनत किए सब कुछ हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है बच्चा बाड़ी, बाय बाय, टेक केयर।